खास बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ तान्या वर्मा। तो चलिए शुरुआत करेंगे बुलेटिन की। दिल्ली में तेजी से बढ़ रहे वायु प्रदूषण को देखते हुए दिल्ली सरकार ने BS4 और डीजल बसों की आवाजाही पर पूरी तरह से रोक लगा दी है, जिसके चलते उत्तराखंड परिवहन निगम की 194 बसें दिल्ली में प्रवेश नहीं कर पा रही। उत्तराखंड परिवहन निगम की पुराने मॉडल की डीजल बसों पर दिल्ली तक लगी रोक से यात्रियों को काफी दिक्कतें हो रही हैं। बड़ी संख्या में दिल्ली जाने वाली बसों का संचालन न हो पाने की वजह से यात्रियों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। निगम की ओर से जारी सूचना के मुताबिक निगम 180 CNG बसें दिल्ली मार्ग पर संचालित कर रहा है। BS6 मानी की 12 वॉल्वो बसों में फेरे बढ़ाए गए हैं और 130 नई बसों में 77 को दिल्ली मार्ग पर संचालित किया जा रहा है। बाकी 53 भी जल्द ही चलाई जाएंगी और संचालित बसों के फेरे बढ़ा दिए गए हैं। जो बसें दिल्ली में प्रवेश नहीं कर पा रही, उन्हीं यात्रियों की जरूरत के अनुसार मोहननगर कौशाम्बी दिल्ली सीमा तक पहुंचाया जा रहा है। इससे आगे सवारियों को भेजने के लिए दिल्ली परिवहन विभाग DTC बसों के संबंध में समन्वय बनाया जा रहा है। चलिए आपको ग्राफिक्स के जरिए समझाएंगे उत्तराखंड परिवहन निगम ने क्या कदम उठाए हैं। उत्तराखंड परिवहन निगम के पास 180 BS6 CNG बसें उपलब्ध, जिन्हें दिल्ली मार्ग पर किया जा रहा है संचालित। BS6 मॉडल की 12 वॉल्वो बसें के बढ़ाए गए फेरे रिशेड्यूलिंग कर दिल्ली मार्ग पर किया जा रहा है संचालित। निगम की ओर से खरीदी गई है 130 BS और CNG 6 नई बसें। 73 बसों को दिल्ली मार्ग पर किया जा रहा है संचालित। बाकी बचे 53 बसें भी जल्द ही चलाई जाएंगी। दिल्ली मार्ग पर संचालित बसों के बढ़ाए गए फेरे। आयोग है उसका प्रदूषण उसमें आयोग ने वहाँ पर रोक लगा रखी है और उसको रोक लगा रखी है। वहाँ पर BS3 और BS4 की गाड़ी प्रतिबंधित है और वहाँ पर केवल श्रेणी और प्रदूषण मुक्त गाड़ी ही जा रही है। वहाँ पर प्रदूषण मुक्त गाड़ियाँ ही जा रही है वहाँ पर। और हमारी सभी गाड़ियाँ थी जिसमें से BS3 और BS4 की गाड़ी ज़्यादा होने की वजह से हमारे वहाँ 6 गाड़ियाँ 10 गाड़ियाँ हैं और हम 10 गाड़ी को ही भेज रहे हैं इसमें और 2 गाड़ी हमारी नई गाड़ी आई है उनको भेज रहे हैं। बस गाड़ियाँ भेज रहे हैं इसमें वहाँ से वो जो प्रदूषण मुक्त है। वहाँ पर गाड़ियाँ आ रही है, धीरे धीरे गाड़ियाँ आ रही है और देहरादून तक कुछ गाड़ियाँ पहुँच चुकी है। संभवतः इस महीने के लास्ट तक गाड़ियाँ हमको 16 गाड़ियाँ मिली थी, जिसमें 3 गाड़ियाँ मिल चुकी हैं और 13 गाड़ियाँ और मिलेंगी और संभवतः इस महीने के लास्ट तक मिलने की संभावना है। अब बाकी तो पूरा उसी स्तर के अधिकारी जाने। एक ही बस लगी हुई है, बल्कि यहाँ पे 2 दिल्ली के लिए कम है। उत्तराखंड कल्याण वाली यहाँ से मुरादाबाद होकर जम्मू वाया मुरादाबाद होकर ट्रेन लेने पड़ेंगे गवर्नमेंट से। वो तो देखो दिल्ली गवर्नमेंट ने बंद कर दिया, उत्तराखंड गवर्नमेंट को तो पूरा परिबंधन रखना चाहिए ना। उनको तो वहाँ तक यूपी बॉर्डर तक तो भेजनी चाहिए दिल्ली में से अंतिम। चलिए हमारे साथ हमारे संवाददाता धनराज गर्ग जुड़ चुके हैं। धनराज, बसों पर रोक लगने से किस तरह की स्थिति बनी हुई है? क्या दिल्ली जाने वाले यात्रियों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है? बताइएगा। इस तरीके से दिल्ली के अंदर प्रदूषण लगातार घटा हुआ नजर आ रहा है, जिसको देखते हुए कहने से जो BS4 गाड़ियां हैं उनको पर पर्चे बंद लगा दिया गया है। और इसी तरीके से देखिएगा कि उत्तराखंड की जो 197 के लगभग जो बसें हैं तो वो BS4 है, उनको दिल्ली के अंदर नहीं जाने दिया जाएगा, उस पर प्रतिबंध लगाया गया है, जिसके कारण कहते हैं आम जनमानस को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। कि जो लोग जाते हैं या फिर दिल्ली से देहरादून आते हैं उनको कहीं ना कहीं दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। स्थिति की बात करें तो ICT राजधानी देहरादून में भी कहीं ना कहीं जो सवारियों का जमावड़ा है वो देखने को मिल रहा है, भीड़ देखने को मिल रही है, क्योंकि बसें नहीं मिल पा रही है। 147 बसें कहीं ना कहीं प्रतिबंधित की गई है, उनके बंद होने से कहीं ना कहीं लोगों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। लेकिन वही यदि परिवहन अधिकारी माने तो उनका कहना है कि जल्द ही कहीं ना कहीं उत्तराखंड परिवहन के अंदर जो Euro 6 की जो गाड़ियां हैं वो सम्मिलित होंगी और उसके साथ ही CNG की गाड़ियां सम्मिलित होंगी, जिसके बाद कहीं ना कहीं इन परेशानियों को दूर किया जा सकता है। ठीक है धनराज, बताइएगा सरकार कब तक इस समस्या का समाधान करेगी?
जी बिल्कुल, देखिए यदि सरकार की बात करें तो सरकार ने इसके लिए टेंडर जारी कर दिया है और जल्दी से माना जा रहा है कि जल्दी जो नई बसें हैं वो उत्तराखंड के बेड़े में शामिल होंगी और जो दिक्कतें अभी यात्रियों को उठानी पड़ रही है उन दिक्कतों से उनको कहीं न कहीं निजात जरूर मिल पाएगी। लेकिन उससे पहले देखिएगा कि जिस तरीके से BS-4 की जो गाड़ियां हैं उन पर प्रतिबंध लगाया गया है, उसके बाद कहीं न कहीं CNG गाड़ियां लाना और BS-6 गाड़ियां लाना कहीं न कहीं उत्तराखंड सरकार की जिम्मेदारी भी है और सरकार उस जिम्मेदारी को बेखूबी निभाएगी भी, क्योंकि मुख्यमंत्री पुष्कर धामी खुद कह चुके हैं कि जल्दी इस तरह की जो नई गाड़ियां हैं चाहे वो CNG की हो या BS-4 की हो उनको लाया जाएगा और जिससे कहीं न कहीं जो मुश्किलों का सामना यात्रियों को करना पड़ रहा है वो दूर किया जाएगा। ठीक है धनराज, बताइएगा उत्तर प्रदेश से उत्तराखंड से पूरी कितनी बसेस जो हैं वो दिल्ली को रवाना होती हैं, टोटल कितनी रवाना होती हैं? बिल्कुल, देखिए आपको बता दें कि यदि हम पूरे उत्तराखंड की बात करें तो पूरे उत्तराखंड से प्रतिदिन की जो 100 से भी अधिक जो गाड़ियां हैं वो दिल्ली को जाती है और इस तरीके से 197 बसों पर एकदम से प्रतिबंध लगना कहीं न कहीं अपने आप में बड़ी बात है और जिससे कहीं न कहीं परेशानियों का सामना जरूर होता है, क्योंकि उत्तराखंड सरकार के पास अभी यूरो 6 कुछ ही गाड़ियां हैं और उसके साथ ही CNG की भी कुछ ही गाड़ियां हैं, लेकिन वो गाड़ियां कहीं न कहीं यात्रियों की पूर्ति नहीं कर पाती है, क्योंकि जो 100 से भी अधिक जो बसें हैं वो उत्तराखंड से दिल्ली के लिए रवाना होती हैं और प्रतिदिन दिल्ली और उत्तराखंड आती है। तो इससे कहीं न कहीं यात्रियों को परेशानी होना लाजमी है, क्योंकि जब इतनी बड़ी मात्रा में बसों पर प्रतिबंध लगता है तो कहीं न कहीं यात्रियों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। हालांकि यात्री कुछ ट्रेन का सहारा ले रहे हैं तो कुछ अन्य विकल्प कहीं न कहीं चुनते हुए नजर आ रहे हैं। ठीक है, तो वायु प्रदूषण को देखते हुए और क्या मेजर वो की गई है? बिल्कुल, देखिए आपको बता दें कि जिस तरीके से दिल्ली के अंदर प्रदूषण कहीं न कहीं अपने चरम पर है और खतरे के निशान से भी ऊपर चल रहा है, लेकिन उत्तराखंड की बात करें तो उत्तराखंड के अंदर भी कहीं न कहीं प्रदूषण को देखते हुए कहीं न कहीं खतरे के निशान पर पहुंचने की बात कही गई है, लेकिन उसके लिए तमाम जो व्यवस्थाएं हैं, क्योंकि उत्तराखंड सरकार ने पहले ही जो पराली जलाने का काम है वो बंद कर दिया है, यानी कोई भी पराली नहीं जलाएगा, क्योंकि उससे कहीं न कहीं धुआं उठता है और वो प्रदूषण हवा को दूषित करता है। और इसी तरीके से देखिएगा कि कहीं न कहीं इस पर रोक सरकार ने लगाई है और इसके साथ ही जो पुरानी गाड़ियां हैं उनको भी बाहर करने का फैसला सरकार ने लिया है। जल्दी उन पर भी कोई न कोई निर्णय जरूर सरकार लेगी। ठीक है, तमाम जानकारी के लिए धन्यवाद धनराज। बने रहिए हमारे साथ अगली खबर के लिए। तो धनराज, हमें यहाँ अपडेट कर रही थी कि वायु प्रदूषण को लेकर काफी तैयारियां कर दी गई हैं, कुछ बसेस को भी यहाँ बंद कर दिया गया है और यात्रियों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। तो चलिए अब हम बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। केदारनाथ विधानसभा सीट पर सुबह 8 बजे से मतदान शुरू हुआ, जो कि शाम 6 बजे तक जारी रहेगा। सुबह 9 बजे तक 4.30% मतदान हुआ, जबकि 11 बजे तक 17.6% मतदान हुआ। मतदाता पोलिंग बूथों पर पहुंच रहे हैं और बुजुर्ग मतदाताओं को भी पोलिंग बूथों पर छात्रों द्वारा पहुंचाया जा रहा है और मतदाताओं में उत्साह भी नजर आ रहा है। कांग्रेस प्रत्याशी मनोज रावत और भाजपा प्रत्याशी आशा नोटियाल ने अपना वोट डाल दिया है और 90,875 मतदाता भाजपा, कांग्रेस सहित 6 प्रत्याशियों के राजनीतिक जीवन का फैसला करेंगे। इसमें 44,919 पुरुष और 45,956 महिला मतदाता अपने विधायक का चुनाव करेंगे और मतदान के लिए 173 पोलिंग बूथ बनाए गए हैं। सभी पोलिंग पार्टियां अपने गंतव्यों पर भी पहुंच गए हैं। तो आपको ग्राफिक्स के जरिए समझाएंगे कि केदारनाथ सीट का पूरा इतिहास। 1951 के पहले आम चुनाव के लिए सीट 6 चमोली पश्चिम, 6 पौड़ी उत्तर थी। प्रजा सोशलिस्ट पार्टी के गंगाधर मैठानी पहले विधायक बने थे। 1957 में नया सीमांकन होने के बाद सीट केदारनाथ बनी। कांग्रेस के नरेंद्र सिंह भंडारी ने चुनाव जीता। 1962 में गंगाधर मैठानी प्रजा सोशलिस्ट पार्टी से विधायक बने। 1967 में सीट का नाम 8 बजे केदार हो गया था। गंगाधर मैठानी ने कांग्रेस में आकर चुनाव जीता। 1969 के चुनाव में नरेंद्र सिंह भंडारी ने निर्दलीय चुनाव जीता। 1973 में कांग्रेस के नरेंद्र सिंह भंडारी फिर से चुनाव जीते। 1977 जनता पार्टी के प्रताप सिंह पुष्पान विधायक बने। 1980 में कुंवर सिंह नेगी निर्दलीय विधायक बने।
1985 में सीट 7 डिग्री के आधार बन गई और आपको बता दें कि 1999 में कुंवर सिंह नेगी कांग्रेस के टिकट पर दोबारा विधायक बने। 1991, 1993 और 1996 में 3 बार भाजपा के सिद्धार्थ सिंह पूनिया रहे विधायक। 2002, 2007 में केदारनाथ सीट से भाजपा की आशा नोटियाल रही विधायक। 2012 में कांग्रेस की शीला रानी बनी विधायक। 2017 में कांग्रेस के मनोज रावत चुने गए थे विधायक। तो चलिए हमारे साथ हमारे संवाददाता धनराज गर्ग जुड़ चुके हैं। धनराज, मतदान को लेकर अपडेट कीजिएगा। जी उपचुनाव है केदारनाथ का, वो आज से था और अभी तक यदि बात करूं 12 बजे तक की, तो क्योंकि 12 बजे तक के आंकड़े अभी तक सामने आए हैं जिसमें 34% मतदान हो चुका है। और वही देखिएगा कि लगातार कहीं न कहीं देखा जा रहा है कि आमने सामने की जो टक्कर मानी जा रही है वो बीजेपी और कांग्रेस के बीच मानी जा रही है, क्योंकि जो बीजेपी के पूर्व प्रत्याशी हैं आशा नोटियाल, वो पूर्व विधायक रह चुकी हैं, और वहीं देखे जाए तो कांग्रेस के भी जो पूर्व विधायक रह चुके हैं मनोज रावत, तो कहना कि दोनों के ही बीच एक बड़ी टक्कर मानी जा रही है और दोनों ही आमने सामने इसकी टक्कर देखने को मिल रही है। और वहीं अब देखने वाली बात होगी कि जब 23 तारीख को जो ईवीएम मशीन है वो खुलेगी तो किसका पलड़ा भारी रहता है, क्योंकि जनता जनार्दन है, जनता कई मुद्दों को लेकर कहीं न कहीं यहाँ पर वोट करती हुई नजर आ रही है, क्योंकि विकास के मुद्दों को देखा जाए या फिर केदारनाथ में आप देख रहे होंगे कि लगातार विपक्ष जो है सोना चोरी का आरोप भी बीजेपी पर लगाता रहा है, उस मुद्दे को लेकर भी कहीं न कहीं चुनाव देखा जा रहा है। लेकिन अभी देखने वाली बात होगी कि जो जनता है वो किसको अपना विधायक चुनती है। ठीक है, धन्यवाद। से बताइएगा कि वोटिंग को लेकर लोगों में कितना उत्साह देखने को मिल रहा है? जी बिल्कुल, देखिए मतदान को लेकर यदि उत्साह की बात करें तो सुबह से ही कहीं न कहीं जो बूथ है 173 बूथ केदारनाथ में बनाए गए हैं और 173 बूथ पर यानी कि 90,875 जो वोटर हैं वो आज किस्मत का जो कहा जाए कि विधायक चुनते हुए नजर आएंगे। और जो उत्साह की यदि हम बात करें तो कहीं न कहीं उत्साह लगातार लोगों में देखने को मिल रहा है, क्योंकि सुबह 8 बजे से ही लंबी लंबी कतारें बूथों पर लगी हुई है और अपने मत का इंतजार कर रहे हैं कि वो कब मत डालेंगे। और खासकर बता दें कि युवाओं का उत्साह की बात करें या फिर बुजुर्गों के उत्साह की बात करें, तमाम जो बुजुर्ग हैं वो भी कहीं न कहीं बूथों तक पहुंच रहे हैं और अपने मतदान करने का जो कहा जाए कि इंतजार कर रहे हैं। लेकिन वही देखिएगा कि प्रशासन की तरफ से ऐसा भी एक नियम निकाला गया है कि जो बुजुर्ग हैं उनको लाइन में नहीं लगने दिया जा रहा है, उनको साइड से ले जाकर वोटिंग करा दी जा रही है। ये कहीं न कहीं अपने आप में एक बड़ा फैसला निर्वाचन आयोग ने इस बार लिया है, क्योंकि लगातार देखा जाता है कि बुजुर्ग को काफी दिक्कतों के बाद कहीं न कहीं वो लाइनों में लगकर वोट डालते हैं। लेकिन इस बार जो व्यवस्था निर्वाचन आयोग की तरफ से की गई है उसकी कहीं न कहीं वाहवाही बुजुर्ग करते हुए नजर आ रहे हैं। ठीक है, धनराज ये बताइएगा कि मतदान के दौरान कोई अप्रिय घटना तो सामने नहीं आई? जी बिल्कुल, देखिए यदि अभी तक देखा जाए तो अभी तक बिल्कुल शांतिपूर्ण जो मतदान है वो चल रहा है, क्योंकि पुलिस प्रशासन ने सुरक्षा की दृष्टि से पहले से ही पूरी तैयारियां की गई थी और तमाम पुलिस प्रशासन हो या निर्वाचन आयोग और तमाम जो टीमें हैं वो बूथों के आसपास है। लेकिन अभी तक देखा जाए तो कहीं से भी इस तरह की अप्रिय घटना निकल कर सामने नहीं आई है कि कहीं पर झगड़ा हुआ हो या कुछ ऐसी बात निकल कर सामने आई हो। लेकिन ये जरूर है कि कहीं एक दो जगह पर कहीं न कहीं मशीनों में कमी जरूर देखने को मिली है, लेकिन उनको भी दुरुस्त कर लिया गया है। ठीक है, तमाम जानकारी के लिए धन्यवाद धनराज। धनराज हमें अपडेट कर रहे थे। आपको बता दें उत्तराखंड में 173 पोलिंग बूथों पर मतदान हो रहा है और लोगों में काफी उत्साह देखने को मिल रहा है। तो चलिए अब हम आगे बढ़ेंगे। केदारनाथ विधानसभा में हो रहे चुनाव को लेकर जहां वोटिंग शुरू हो चुकी है, तो वही भाजपा उम्मीदवार आशा नोटियाल ने अपने मतदान का प्रयोग करने से पहले उखीमठ स्थित ओकारेश्वर मंदिर में माथा टेकर पूजा अर्चना की और जीत की मनोकामना की। आशा नोटियाल का कहना है कि वे पूरे तरीके से आश्वस्त हैं कि केदारनाथ की जनता उनको अपना आशीर्वाद देने जा रही है। साथ ही उन्होंने सभी मतदाताओं से अपने मत का प्रयोग करने की भी अपील की है। देखिए, मैं जीत को लेकर तो पूरी आश्वस्त हूँ और अभी ओंकारेश्वर मंदिर बाबा केदारनाथ के शीतकालीन गद्दी स्थल से आप सभी केदारनाथ विधानसभा के मतदाताओं से मेरी अपील यही है कि मतदान करें और भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में करें, ताकि हमारा सनातन आगे बढ़ता रहे। केदारनाथ विधानसभा उप निर्वाचन में मतदान की प्रक्रिया शांतिपूर्ण ढंग से चल रही है। सुव्यवस्थित एवं शांतिपूर्ण मतदान
संबंधित व्यवस्थाओं का जिला निर्वाचन अधिकारी सौरभ डहरवाल ने विकास खंड अगस्त्य मुनि के राजकीय प्राथमिक विद्यालय चमेली एवं राजकीय बालिका इंटर कॉलेज अगस्त्य मुनि महिला पिंक बूथ का निरीक्षण किया। इस अवसर पर जिला निर्वाचन अधिकारी ने कहा कि उप निर्वाचन के महापर्व को लेकर सभी मतदाताओं से अपने मताधिकार का प्रयोग करने की अपील की गई है। उन्होंने बताया कि विधानसभा के अंतर्गत 4 ऐसे मतदान बूथ तैयार किए गए हैं जिनमें दिव्यांग महिला बूथ, युवा व यूनिक बूथ शामिल है। साथ ही कुछ ऐसे मतदान बूथ हैं जो दुरुस्त स्थान पर हैं और उन्हें भी विकसित किया गया है ताकि लोगों को उनका मताधिकार का अनिवार्य रूप से उपयोग करने के लिए जागरूक किया जा सके। इसके अलावा जिला निर्वाचन अधिकारी ने अगस्त्य मुनि हॉल में स्थापित वेबकास्टिंग के माध्यम से पोलिंग बूथ का भी जायजा लिया। और अभी मैं चमेली हमारा विधानसभा क्षेत्र में ही है, उसको मैं निरीक्षण किया गया था, तो सभी जगहों पे शांतिपूर्ण मतदान प्रारंभ हो गया। सर की काम बेसिकली जो माननीय आयोग का जो इसमें डायरेक्शन था कि हम कुछ ऐसे बूथ को भी हम विकसित करें जो कि इस महापर्व को, जिसमें हम सभी मतदाताओं से हम आग्रह भी करते हैं सभी लोग आए अपने महापर्व में अपने मतों का प्रयोग करें। तो उस संबंध में हमने 4 ऐसे बूथ भी बनाए हैं जिसमें हमारे ऑल वुमेन मैनेज पोलिंग बूथ है, जिसमें सारी महिलाएं मतदान अधिकारी हैं। उसी तरह से हमारे PWD बूथ हैं जिसमें हमारे सभी जो स्पेशली एबल्ड हैं ये लोग उसमें मतदान कराने हैं। और उसके साथ हमारे यूथ मैनेज बूथ है, कुछ यूनिक भी बूथ हैं जो हमारे ऐसे बूथ हैं जो बहुत दूर हैं, मनसुना जैसे बूथ है, उसको भी हमने विकसित किया है जिससे कि लोगों को इसके बारे में हम और जागरूकता बनाएं। राज्य के खेल मंत्री रेखा आर्य ने देहरादून में आयोजित जनपद स्तरीय खेल महाकुंभ में बतौर मुख्य अतिथि प्रतिभाग करा और प्रतियोगिता में हिस्सा ले रहे खिलाड़ियों का उत्साह बढ़ाया। महाराणा प्रताप स्पोर्ट्स कॉलेज में आयोजित इस खेल महाकुंभ में विभिन्न खेल प्रतियोगिताओं के अंतर्गत 1100 के करीब बालिकाएं प्रतिभाग कर रही हैं। कार्यक्रम में अपने शुभारंभ संबोधन में मंत्री रेखा आर्य ने कहा कि आज हमारी सरकार मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी के नेतृत्व में प्रदेश के हर खिलाड़ी को आगे बढ़ाने की अपनी प्रतिबद्धता को निभा रही है और खिलाड़ियों को वर्ल्ड क्लास सुविधाएं उपलब्ध करवा रही है। उन्होंने कहा कि खिलाड़ियों के लिए नए और विकसित मैदान बनाए जा रहे हैं, उनकी ट्रेनिंग के बेहतर अवसर उपलब्ध करवाए जा रहे हैं और सरकारी नौकरियों में भी खिलाड़ियों को प्राथमिकता दी जा रही है। उन्होंने खिलाड़ियों के हित में एक बड़ी घोषणा करते हुए कहा कि अब से खेल महाकुंभ के अंतर्गत राज्य स्तर पर उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले बच्चों को भी खिलाड़ियों को मिलने वाले 4% आरक्षण से जोड़ा जाएगा। उन्होंने बताया कि इसके लिए विभाग के द्वारा प्रस्ताव भी तैयार कर लिया गया है और जल्द ही इसे लागू भी कर दिया जाएगा। देखिए, आज देहरादून जनपद स्तरीय खेल महाकुंभ की शुरुआत हो गई है। 2 दिवसीय खेल महाकुंभ रहेगा और निश्चित रूप से आज इस खेल महाकुंभ में जिस प्रकार से बालिकाओं का प्रतिभाग और जिस प्रकार से एथलेटिक के गेम्स यहाँ पर हुए हैं वो साफ बताता है कि लड़कियां पूरी तरीके से ऊर्जा से भरी है और खेल के प्रति एक अद्भुत उनके अंदर रुचि है और खेल को लेकर उनकी गंभीरता उसको करियर बनाने के दृष्टिकोण से भी उनके वार्तालाप से झलकता है। तो निश्चित रूप से इस प्रकार के खेल महाकुंभ एक सुंदर अवसर जो है वो हमारे खिलाड़ियों को देने का काम करता है। मैंने बहुत शुभकामना दी है कि बहुत जल्द आपकी हमारी मुलाकात जो है वो राज्य स्तरीय खेल महाकुंभ में होगा और निश्चित रूप से यही बच्चे जो विभिन्न जनपदों में जनपद स्तरीय खेल महाकुंभ से उत्तीर्ण होते हुए जो है राज्य स्तरीय में पहुंचेंगे और यही राज्य स्तरीय वाले में से बहुत सारे बच्चे ऐसे सेलेक्ट होंगे, मुझे उम्मीद है, जो कि नेशनल गेम में पार्टिसिपेट करेंगे, जो कि 2025 के जनवरी माह की 28 तारीख से हम लोग प्रारंभ करने जा रहे हैं। तो बहुत शुभकामनाएं हैं और सबके मन में है कि हमारा उत्तराखंड यदि हमें जिताना है तो निश्चित। उत्तराखंड में बिजली उपभोक्ताओं पर प्रीपेड मीटर लगाने के फैसले को लेकर विवाद बढ़ता जा रहा है। हल्द्वानी के कांग्रेस विधायक सुमित हृदय से इसे जनता पर थोपा गया तो गलती का मान बताया और जोर देकर कहा कि वे किसी भी हालत में प्रीपेड मीटर नहीं लगाने देंगे। विधायक सुमित हृदय ने कहा कि ये फैसला आम जनता के हितों के खिलाफ है। लोग पहले ही महंगाई और बेरोजगारी जैसे समस्याओं से जूझ रहे हैं, ऐसे में प्रीपेड मीटर लगाना उनके आर्थिक बोझ को और बढ़ा देगा। उन्होंने ये भी कहा कि इस फैसले से बिजली आपूर्ति में अनिश्चितता बढ़ेगी और जो सीधे तौर पर उपभोक्ताओं को नुकसान पहुंचाएगी। का प्रीपेड मीटर आना उत्तराखंड में तय हो चुका है। सरकार ने तो नीति बना दी है। आम जनमानस वैसे ही इतनी अर्थव्यवस्था से परेशान है, बेरोजगारी से परेशान, महंगाई से परेशान है और उसके बाद प्रीपेड जैसे मोबाइल होता है, पहले रिचार्ज करोगे तब मोबाइल चले। प्रीपेड मोबाइल जैसे होता है, प्रीपेड बिजली का जो मीटर है, पहले आप उसमें पैसा डालोगे तो घर में बिजली आएगी
अब पहले इंसान ये सोचेगा कि मैं अपनी किस्त जमा करूं, बच्चों के स्कूल की फीस जमा करूं। आमदनी अठन्नी, खर्चा 2 रुपया जिस सरकार में हो चुका है, वहां पे ये जो प्रीपेड मीटर है बहुत बड़ा अभिशाप आम जनता के लिए साबित होगा। कांग्रेस पार्टी इसका पुरजोर विरोध करेगी। अब जनता को ये करना पड़ेगा, अगर ये प्रीपेड मीटर लग गया तो पहले उसको रिचार्ज करेंगे, तब घर में बिजली आएगी। केदारनाथ के चुनाव में भी हमने गांव-गांव ये बात बताई, वहां के लोगों को ये बात नहीं पता थी कि कितना बड़ा घात लगाए हुए सरकार बैठी है व्यवस्थाओं पर। तो अवश्य इसका कांग्रेस पार्टी बहुत बड़ा एक विरोध प्रदर्शन भी करेगी और कांग्रेस इसके सख्त खिलाफ है और किसी भी हाल में ये प्रीपेड मीटर उत्तराखंड में नहीं लगे। रुड़की के निजी अस्पताल में टेस्ट के बाद महिला की मौत होने के मामले में मरीजों द्वारा अस्पताल में हंगामा किया गया और जिसके बाद अस्पताल का स्टाफ मौके से फरार हो गया था। सूचना मिलने के बाद एसएमओ हरिद्वार डॉक्टर अनिल वर्मा और औषधि निरीक्षक अनीता भारती अस्पताल पहुंचे और जांच पड़ताल की बात में अस्पताल पर ताला जड़ दिया। उन्होंने बताया कि ऐसे लापरवाह अस्पताल संचालकों के खिलाफ स्वास्थ्य विभाग की कार्रवाई लगातार जारी है। उन्होंने बताया कि लोग भी स्वयं जिम्मेदार बने हैं और ऐसे अस्पतालों में जाने से बचें। किसी भी व्यक्ति की जान बेहद कीमती है। उन्होंने मृतका के पति रविंद्र कुमार को भी जांच पड़ताल के लिए कार्यालय बुलवाया है। साथ ही कहा है कि संबंधित आशा पर भी लापरवाही मिलने पर कार्रवाई की जाएगी। वहीं औषधि निरीक्षक अनीता भारती ने भी मेडिकल स्टोर का निरीक्षण किया। के द्वारा संज्ञान में ला गया था कि डायमंड अस्पताल रुड़की में कोई मौत हुई है, तो हम तुरंत अपनी टीम को लेकर के मैं यहाँ पहुँचा हूँ और मैं कंसल्ट सर से बात की। वो ओटी में है, मैं कहा आप भी आ जाइए, देखते हैं क्या कारण रहा। जिनकी डेथ हुई उनके पति भी नहीं है, तो उन्होंने बोला लगभग 8 बजे पेशेंट यहाँ लाया गया था, वो परंतु रेफर किया गया था एम्स किया जून के लिए। अब कौन इसको यहाँ लेकर के आया, कौन मीडिएटर है, कौन दलाल है, कौन क्या है, ये जांच का विषय है। अब यहाँ ऑपरेशन में डेथ हो गई, बच्ची बिल्कुल ठीक है, ऑपरेशन उसका हो चुका है, ये मरीज ने बताया। ये डॉक्टर यहाँ कोई नहीं है, केवल यहाँ 1-2 पैरामेडिकल स्टाफ है, उन्होंने मेरे को बताया। अभी अस्पताल को बंद कर दिया गया है और क्योंकि दोनों तरफ बंद कर दिया, ऊपर एक बैंक है, इसलिए हम सारे को फिल भी नहीं कर सकते। सर क्या मानते हैं, इससे पहले 2 बार कार्रवाई कर चुके, एक बार 50,000 की, एक बार 2 लाख रुपए इसी अस्पताल में। हम ये कहना चाहते हैं मीडिया के द्वारा आप लोगों को कि भ्रामक प्रचार ये ना करें अस्पताल वाले, ताकि सीधे भोले लोग आ जाते हैं वो बहकावे में आकर के। सरकारी अस्पताल अगर रेफर कर रहा है उसका बड़ा कारण होगा, कुछ कमियां होंगी, खामियां होंगी और ये डॉक्टर नहीं देखते, ऑपरेशन करते हैं, बच्चे की ज्यादातर मृत्यु हो जाती है। तो इसलिए मैं ये कहना चाह रहा हूँ, अगर कार्रवाई तो होगी, कार्रवाई छोड़ दो, लेकिन अगर ऐसी पुनरावृत्ति ना हो। हम आप लोगों के माध्यम से भी ये कहना चाहते हैं कि आप लोग भी आम आदमी को बताएं कि ऐसे मत जाएं। अब पूर्व में भी हम लोगों ने इस पर जुर्माना लगाया। मुझे अभी भी सूचना मिली थी हरिद्वार में इस वक्त कि डायमंड हॉस्पिटल में किसी की डेथ हो गई है और यहाँ पर दवाइयों का संचालन भी हो रहा है और मैं मौके पे पहुंची हूँ। मैंने मेडिकल स्टोर वाले से जो चेक किया, वहाँ पे लाइसेंस उसने मुझे दिखाया, लड़का फार्मासिस्ट है, उसने लाइसेंस भी मुझे दिखा दिया। उसका कहना है कि जिस वक्त ये हादसा हुआ वो वहाँ पर था नहीं, वो बाद में आता है अक्सर और उसके द्वारा वही दवाइयाँ दी जाती है जो इनके द्वारा प्रिस्क्राइब की जाती है। अगर दवाइयों की ऐसी कोई बात आती है, फिलहाल तो अभी कोई नहीं। हल्द्वानी में नए बिजली घर के निर्माण को लेकर योजनाएं बन गई है, लेकिन इस पर आईटीआई छात्रों का विरोध सामने आया है। ऊर्जा निगम ने 35 kV क्षमता का बिजली घर आईटीआई जहरिया की जमीन पर बनाने का प्रस्ताव भेजा था, जिसे आईटीआई प्रबंधन, लोक निर्माण विभाग और राजस्व विभाग की सहमति प्राप्त हो चुकी है। अब इसे शासन से अंतिम मंजूरी के लिए प्रशासन के पास भेजा गया है। वहीं दूसरी ओर आईटीआई के छात्रों ने इस योजना का विरोध करते हुए मांग की है कि आईटीआई की जमीन का उपयोग उनके लिए वर्कशॉप या मैदान के रूप में किया जाना चाहिए। उनका कहना है कि इस मुद्दे पर आईटीआई प्रधानाचार्य और डीएम का बैठक करनी चाहिए और ताकि छात्रों के हितों का ख्याल रखा जा सके। हमारे प्रिंसिपल सर ने ये सोचना चाहिए था कि बच्चों के लिए और इससे अच्छा क्या करा जा सके कि यहाँ पे इसके बदले आईटीआई की तरफ से कुछ अच्छा बने जिससे हम देखें और कुछ सीखे। इस वजह से कुछ अच्छा सोचना चाहिए और इस जगह को खाली रखना चाहिए, इससे हमें थोड़ा खुला मैदान मिलेगा, जिससे हमें गाड़ी और कुछ और खेलने की जगह मिलेगी। तो उसके प्रिंसिपल द्वारा कहा जा रहा है कि अगर इसकी सारी जिम्मेदारी और की गलती है कि इस जगह पे ये पावर हाउस बनाया जा रहा है। जो पावर हाउस बनाने के जिसने दिया है सबसे पहले उसी को नहीं किए, तो उसने किस सोच के रखी पावर हाउस क्यों बनाने दिया। चाहे बच्चे हैं, आईटीआई है, वहीं से लोग जैसे आईटीआई छात्र पढ़ रहे हैं, उनको कुछ नुकसान हो जाएगा, उसका जिम्मेदारी कौन होगा। सर जो ऑर्डर दे रहा है जैसे प्रिंसिपल की भी नीचे है, सर ने ऑर्डर दिया है बनाने के लिए,
ऐसा कुछ नहीं है, मैंने आपको पहले बता दिया कि मैंने कहा जो भी कार्रवाई हो रही है वो डीएम साहब के निर्देशन में हो रही है और शासन के गाइडलाइन में हो रही है और मेरी तरफ से उसमें कोई बचने की कोई ऐसी बात ही नहीं। हमारी जिम्मेवारी सुरक्षा मानकों को लेकर है, जो कि सुरक्षा मानक। हल्द्वानी के दमुवा डूंगा क्षेत्र के 16 नवंबर को हुई बड़ी चोरी का मामला काठ गोदाम पुलिस ने 12 घंटे के भीतर सुलझा लिया। पुलिस टीम ने 2 साथी चोरों को गिरफ्तार कर उनके पास से 7.9 लाख के बहुमूल्य जेवरात और अन्य कीमती सामान बरामद किया। आपको बता दें कि 16 नवंबर को काठ गोदाम थाना क्षेत्र के वार्ड नंबर 37 स्थित वादी कृष्ण राम के घर से अज्ञात चोरों ने ताला तोड़कर सोने चांदी के जेवरात, गैस सिलेंडर, नकदी और अन्य सामान चोरी कर लिया था। इस मामले में 19 नवंबर को बीएनएस के तहत मामला दर्ज किया गया था, जिसके बाद एसएसपी प्रहलाद मीणा के निर्देश पर पुलिस अधीक्षक हरवंश सिंह, क्षेत्राधिकारी नितिन लोहानी और थाना अध्यक्ष दीपक विष्ट के नेतृत्व में एक पुलिस टीम गठित की गई। टीम ने गहन जांच के बाद आरोपी गौरव कुमार और बबलू आर्या को महिला चोफला स्थित वृद्धाश्रम से गिरफ्तार किया और बताया जा रहा है कि गिरफ्तार आरोपी साथी अपराधी है और इससे पहले भी चोरी की घटनाओं में शामिल रहे हैं और घटना के बाद आरोपी चोरी का सामान लेकर लखनऊ भागने की योजना बना रहे थे। डमाडोंगा क्षेत्र में एक परिवार के बाहर जाने पर उनके घर में चोरी की गई और उनके द्वारा बताया गया उनके घर का कुछ घरेलू सामान और कुछ जेवरात जो है वो चोरी कर लिए गए। तो इसमें थाना काठगोदाम में एफआईआर पंजीकृत की गई और एफआईआर पंजीकृत करने के बाद में जो काठगोदाम थाना अध्यक्ष दीपक जी उनकी नेतृत्व में एक टीम हमने गठित की और इस टीम के द्वारा जो 2 चोरों को गिरफ्तार किया, जिनके कब्जे से जो है जो चोरी किया हुआ सारा सामान बरामद कर लिया गया और जो बरामद सामान है उसकी कीमत 8 लाख रुपए के आसपास। इनमें से जो एक अभियुक्त है गौरव, उसका पूर्व में जो चलिए उत्तर प्रदेश के खास बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।